नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एसएसटी के प्रीवियस ईयर को डिस्कस करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स सीटेट 2024 को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सभी क्वेश्चंस को समझना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। सो शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्न से। पहले प्रश्न में बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ इंटरप्रेटेड राइट टू फूड, खाने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर अंडर द एम्बिट ऑफ विच फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स, कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। सो ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं, कौन से आर्टिकल में कही गई हैं जब हम बात करते हैं खाने के अधिकार की, साफ हवा लेने के अधिकार की और साफ पानी की अधिकार की? तो आपने बताना है क्या वो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है या फिर आर्टिकल 20 है। सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको अधिकार है जीने का, और जीने के अधिकार में सिर्फ आज़ादी से घूमना फिरना ही शामिल नहीं है। इसके लिए आपका कह सकते हैं कि खाने का अधिकार, कि आपको प्रॉपर फूड मिले, आपको इनहेल करने के लिए साफ हवा भी मिलनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री वाटर, पीने के लिए साफ पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी में आपकी जो गोपनीयता है, सीक्रेसी है, वो भी मेंटेन करने का काम किसका है? ये भी कह सकते हैं हमारे संविधान का है, हमारी सरकारों का है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। सो अलग अलग जजमेंट्स आई हैं राइट टू प्राइवेसी को लेकर, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर को लेकर और राइट जो है हवा लेने के अधिकार को लेकर। अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट में भी इन बातों के बारे में बताया गया है। सो आपने ऑप्शन 2 पर करना है टिक, और हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। सेकुलरिज्म पर यह बात कही जा रही है जिसको आप धर्म निरपेक्षता कहते हैं। सो देखते हैं क्या लिखा है इस प्रश्न में। इंडियन सेकुलरिज्म की बात कही है कि इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सेकुलरिज्म प्रैक्टिस इन द यूएसए, कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से अलग है। और यही बात इन्होंने बताई है कि आपने नीचे दिए गए ऑप्शन में से ये बताना है कि इन दोनों में जो फर्क देखने को मिलता है, कि दोनों के बीच के भेदों को पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। कोई 2 ऑप्शन होंगे जो कि इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमने उन सही स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। पहले ऑप्शन में लिखा है इन यूएसए नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन ईच अदर्स मैटर, कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप मतलब कि इंटरफेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन 2 में लिखा है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक जो होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं, दलित भी आ सकते हैं या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी जिनकी जो आबादी है भारत में बहुत ज़्यादा कम है, उनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं, कि अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। तो क्या ये बात सही है? और तीसरे में लिखा है कि बोथ यूएसए एंड इंडिया मेंटेन स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट अफेयर्स एंड रिलीजियस अफेयर्स, कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामले और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। सेपरेशन की बात कही जा रही है। और चौथी ऑप्शन में लिखा है कि इन यूएसए स्टेट कैन अलाउ रिलीजियस रिफॉर्म्स अनलाइक इंडिया, कि अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो आपने देखना है कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है। कोई 2 ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत बात कही गई है कि यूएसए में बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट कह सकते हैं कि बंटवारा किया हुआ है स्टेट के रिलीजन में और स्टेट में।
तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो जिस भी ऑप्शन में डी है आपने उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है, जैसे कि 3 यहां पर गया। अब यहां पर देखो ऑप्शन लिखा है 3, सी लिखा है, जिसमें लिखा है कि यूएसए और इंडिया क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन रखते हैं स्टेट अफेयर्स को लेकर, रिलीजियस अफेयर को लेकर। जैसे मान लीजिए आज कोई ऐसा विवाद खड़ा हो जाए जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघना हो रही है, तो वहां पर जो सरकारें होंगी वो उसमें इंटरफेयर करेंगी। बट अगर ऐसा यूएसए में होगा तो वहां पर सरकारें इंटरफेयर नहीं करेंगी। बट ऑप्शन नंबर सी में ये बात कही जा रही है कि अमेरिका और भारत दोनों क्या करेंगे, दोनों बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अमेरिका के बारे में सही है पर भारत के बारे में ये बात गलत लिखी हुई है। अब आपने देखना है कौन कौन से ऑप्शन में सी है। आपने देखो पहले ऑप्शन में भी सी था और दूसरे ऑप्शन में भी सी था, और आपके पास अब ऑप्शन बचा सिर्फ ए, कि ए बी सिर्फ सही है, बाकी की ऑप्शंस गलत हैं। ए बी में देखो यहां पर लिखा है कि यूएसए में जो स्टेट होता है ना ही जो रिलीजन कैन इंटरफेयर, कि एक दोनों के कामों में दखल अंदाजी नहीं दी जा सकती। और दूसरे में लिखा है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है जो माइनॉरिटीज़ होती हैं भारत में, जैसे कि हमारे संविधान में स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, भले वो रिजर्वेशन के फॉर्म में हो या फिर कोई सी और सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई जाती हों। सो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लगा सकते हैं टिक। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ मीन्स, कि सभी जो व्यक्ति हैं कानून के सामने एक हैं, इसका क्या मतलब है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं, इसका आपने अर्थ बताना है। ऑप्शंस को देखिए और सही जवाब दीजिए। दैट ऑल द सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हैव टू ओबे द सेम लॉ, कि जो सभी नागरिक होंगे, भारतीय नागरिकों की बात कही जा रही है कि अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। इसका मतलब ये है कि भारत का एक भले ही छोटा सा चौकीदार हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहा एक बड़ा ही कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो सकता है, कोई बड़ा कंपनी का अधिकारी हो सकता है, उनके लिए जो कानून होगा वो सेम है। मान लीजिए एक पर्सन ने चोरी की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, जो सजा मिलनी चाहिए संविधान के अनुसार उन दोनों को वही सजा दी जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से धर्म से रिलेट करते हैं या फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। तो ये बात इसमें कही गई है ऑप्शन नंबर ए में। और बी में लिखा है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द आइज ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसमें यह बात कही है कि आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, आपका क्या रंग है, आप कौन से रेस से बिलोंग करते हो, आपकी जाति क्या है, आपका जेंडर क्या है, इससे कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है कि इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट, कि असमानताएं क्या हैं, वो समाप्त हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं क्या वो समाप्त हो गई हैं? जैसे कि अमीर गरीब तो आपको आज भी देखने को मिलते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है इट एंश्योर्स फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल द सिटीजन्स, कि जो भी हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज जो मौके दिए जाते हैं, मान लीजिए कल को टीचर की वैकेंसीज आती हैं, तो जिन्होंने भी सी टेट पास किया होगा, पीएस टेट पास किया होगा, तो वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ लोगों को मौका दिया जाएगा, कुछ लोगों को मना कर दिया जाएगा। सो इसमें यही बात की गई है कि हमारे समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। इस प्रश्न में हम ये देखते हैं कि कौन सी ऑप्शंस सही हैं। पहली ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पर सही बताई जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सभी सिटीजन होते हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से सोशियो इकोनॉमिक से बिलोंग करते हैं, कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट लॉ के सामने वो सभी सेम है और उन सभी को सेम लॉ की जो पालना है वो करनी पड़ेगी। सो पहली ऑप्शन यहाँ पर सही है, आप पहले ऑप्शन को टिक लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। बी देखते हैं कि किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या फिर उसके कलर को देखकर, रिलीजन को देखकर, तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि भले हमें संविधान ने कानून दिए हों
बट फिर भी कभी कभार हम देख लेते हैं कि कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो देखने को मिल जाता है। संविधान ने तो चलो अधिकार दिए हैं, बट फिर भी जो असमानताएं हैं वो समाप्त नहीं हुई हैं। बट इन्होंने लिखा है कि असमानताएं समाप्त हो गई हैं। असमानताएं समाप्त नहीं हुई हैं। अभी अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग देखने को मिल सकते हैं, गरीब लोग भी देखने को मिल सकते हैं। सो ये बात यहाँ पर गलत की गई है। ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। वो अलग बात है कि हम उन मौक़ों का फ़ायदा उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते। बट ऑप्शन नंबर ए बी डी बिल्कुल सही होगा। और देख लो यहाँ पर सी जिस ऑप्शन में भी होगा वो सारे ऑप्शन गलत होंगे, और ऑप्शन नंबर एक में ही सिर्फ ए बी डी की बात कही गई है। सो आप इसको लगा सकते हैं टिक, और यही आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, मैच द कॉलम है। कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और आपने इन पेयर्स में बताना है कि एक पेयर कौन सा गलत है, या फिर कह सकते हैं कि कौन से 3 पेयर सही हैं या फिर 2 पेयर सही हैं। क्योंकि ऑप्शंस अगर आप देखेंगे ए बी डी, ए बी सी, ए सी डी, ए बी लिखा है। देखते हैं मैसन कौन होता है। मैसन हम कहते हैं राजमिस्त्री को। तो राजमिस्त्री की बात कही जा रही है कि जो राजमिस्त्री होता है क्या वो डेली वेज लेबरर है, दिहाड़ी मजदूर होता है वो। और दूसरे में लिखा है डोमेस्टिक वर्कर कि जो घरेलू कामगार है वो कैजुअल वर्कर होता है, अनियमित मजदूर है। या फिर वेजिटेबल जो वेंडर होता है, सब्जी विक्रेता, सब्जी बेचने वाला, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वरोजगार है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है सुपरवाइजर इन अ शॉप कि वो बिजनेस पर्सन है, कि दुकानदार में जो सुपरवाइजर है क्या वो व्यवसायी है। सो देखते हैं, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा है कि जो मैसन है वो क्या है, डेली वेज वर्कर है। सो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो पहला पेयर दिया हुआ है। दूसरे में लिखा है डोमेस्टिक वर्कर, ये कैजुअल वर्कर होता है, अनियमित मजदूर है, घरेलू कामगार। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, वेजिटेबल वेंडर क्या है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो आप काम खुद करते हो। जैसे कि आपने मान लो घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ये भी क्या है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और डी ऑप्शन को देखें कि सुपरवाइजर इन अ शॉप कि जो सुपरवाइजर है, अब कोई जरूरी तो नहीं कि वो बिजनेस पर्सन ही हो सकता है जो सुपरवाइजर हो वो एक सेल्स पर्सन हो, तो वो जरूरी नहीं कि बिजनेस पर्सन होगा। सो दुकानदार में जो सुपरवाइजर का काम कर रहा है वो व्यवसायी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी को आप लगाएंगे रॉन्ग। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करेक्टली मैच की बात कही गई थी। सो ए बी सी आपको कहीं दिख रहा है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं ए बी सी क्या है, ये आपका सही जवाब है। इसी को आप लगाएंगे टिक और चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, यहाँ पर बात कही जा रही है शहरों की। द सिटीज हैव विटनेस्ड इंक्रीजिंग रूरल urban migration which has resulted in growth of slums area near the industrial sites कि this reason the reason for this type of migration are कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। झुग्गी झोपड़ियों की बात कही जा रही है, स्लम क्षेत्र उसको हम कहते हैं। इस प्रकार के प्रवसन जो माइग्रेशन हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन का जो स्तर है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा बुरी हो रही है। डिटोरेशन इन लिविंग स्टैंडर्ड इन अर्बन एरिया। या फिर ऑप्शन नंबर बी डिसरप्शन ऑफ रूरल लेबर मार्केट कि ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। सी में लिखा है डिक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की घटी हुई कृषि उत्पादकता। या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज स्किल्ड वर्कफोर्स इन रूरल एरिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। तो आपने बताना है कौन सा जवाब इसमें सही होगा। आपने ये बताना है कि माइग्रेशन का जो कारण है वो क्या है। तो हमने उस ऑप्शन को काट देना है जो हमें लगेंगे गलत है। पहले ऑप्शन को देखो कि माइग्रेशन की यहां पर बताया हुआ है कि मान लीजिए शहरों का जो क्षेत्र है, शहरों में अगर रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो बुरा होगा तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम गांव से शहरों में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए को हम इसलिए एलिमिनेट कहेंगे, इसमें इन्होंने यही बात की है कि जो शहरी क्षेत्रों में जो जीवन का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिरा है। सो ये बात गलत है। क्या ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन हुआ है कि जो ग्रामीण, यहां पर बात कही गई है रूरल लेबर मार्केट की, तो यहां पर बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है कि जो हमारे गांव में जो लेबर मार्केट होती है उसमें जो दिहाड़ी दी जाती है वो इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती। सो ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि जो उत्पादकता है कृषि की वो घटी है। मान लीजिए किसी एक खेत में
पहले 4 मजदूर काम कर रहे थे, आबादी बढ़ने के कारण वहां पर 6 मजदूर काम करेंगे, बट पहले उत्पादन किया जा रहा था 1 क्विंटल गेहूं का, बट जब 6 मजदूर हो गए तो फिर भी 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कृषि उत्पादकता है वो बढ़ी नहीं घटी है, क्योंकि वहां पर लोग काम करने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ गई है। सो यहाँ पर घटी है कृषि उत्पादकता, तो सो बी और सी सही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे डी में लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, कि जो स्किल्ड लेबर होती है उनकी जनसंख्या बढ़ी है गांव वाले क्षेत्रों में। अगर ये बड़ी होती तो हमें नहीं लगता कि माइग्रेशन ज्यादा बढ़ेगी। सो ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर गलत है, बी सी सही है। आप देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में बी सी दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 4 में बी और सी की बात कही गई है। सो इसी ऑप्शन को आप लगा देंगे टिक, और हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में। विच अमंग द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बी इंक्लूडेड इन द पब्लिक सर्विसेज, कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं से सम्मिलित किया जा सकता है? क्या वो पुलिस सर्विसेज हैं, पुलिस सेवाएं, या फिर वो जुडिशियल सर्विसेज हैं, न्यायिक सेवाएं, या फिर वो एजुकेशनल सर्विसेज हैं, शैक्षिक सेवाएं, या फिर लास्ट में डी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की निर्माण सेवाएं। सही प्रश्न की बात करें तो आपने ये बताना है कि सार्वजनिक सेवाएं कौन सी होती हैं। ये एसएसटी का एक लेसन है जिसमें हम पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। जैसे पीने का साफ पानी आपको मिल रहा है तो ये क्या है, ये भी पब्लिक सर्विसेज है। इसी में हम कह सकते हैं कि जैसे कि जो हमारे अस्पताल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, स्कूल में जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी हम क्या कह सकते हैं, पब्लिक सर्विसेज ही कह सकते हैं। पुलिस स्टेशन हो गया। तो आपने ये बताना है कि इन चारों में से बताइए कि कौन से जो सही ऑप्शन होंगे वो पब्लिक सर्विसेज को दिखा रहे हैं। सो पुलिस सर्विसेज भी बिल्कुल ये पब्लिक सर्विस है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है कि जो पुलिस सेवाएं हैं आम लोगों को दी जाती हैं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए पुलिस सेवाएं दी जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी में जुडिशियल सर्विसेज, जो हमारी अदालतें होती हैं, लोक अदालतें हो सकती हैं, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, तो ये जो सर्विसेज दी जाती हैं ये सभी के लिए होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एजुकेशनल सर्विसेज की हमने बात की थी कि जो शैक्षिक सेवाएं हैं, स्कूल कॉलेज, ये सभी क्या है, ये भी पब्लिक सर्विसेज हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को हम पब्लिक सेवाएं नहीं मानते। सो बिल्कुल ये पब्लिक के द्वारा भी और प्राइवेट लोगों के द्वारा भी प्रदान की जाती हैं, बट हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को हम क्या नहीं मानेंगे, पब्लिक सर्विसेज नहीं मानेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है, जहां जहां पर दिया गया होगा आपने उनको एलिमिनेट कर देना है। ए में भी दिया है, बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है जहां पर ए बी सी की बात कही गई है, और यही आपका सही जवाब होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि एक एल्बर्ट बिल आया था 1883 में, 1883 में। क्यों इसका विरोध किया गया था? इंडियन अपोज द बिल एज इट गेव अ फ्री हैंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हैव ट्रायल्स ऑफ इंडियंस विदाउट एविडेंस, कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। तो क्या यह बात सही है? या फिर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिशर्स अपोज द बिल एज इंडियंस को टेक अप ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पीपल, कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, द बिल सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस, कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय जो न्यायाधीश होंगे के बीच समानता स्थापित करने का जो प्रयास था वो किया था। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी। ऑप्शन नंबर हमने डी नहीं पढ़ा अभी, द बिल वॉज रेसिस्ट टुवर्ड इंडियन पीपल, कि ये जो बिल था भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। सही बात की हम बात करेंगे जो 1883 में एल्बर्ट बिल लागू करने पर विरोध हुआ था, क्यों किया था? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। अंग्रेजों ने ही क्यों किया था? क्योंकि ऑप्शन नंबर अगर आप 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि ब्रिटिश अपोज द बिल एज इंडियन को टेक अप ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पीपल, कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर सी में लिखा है द बिल सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस, कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बट अंग्रेज हमें उस टाइम पर क्या मानते थे कि हमें मानते थे कि भाई हम तो इन्फीरियर हैं, हम निम्न कोटि के लोग हैं, ये क्या फैसला लेंगे, मतलब इसलिए हमें क्या करते थे वो, इसलिए कह सकते हैं कि हमारे साथ वो नहीं चाहते थे कि इनको भी समानता का अधिकार मिले। सो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही होगा। अभी आप ऑप्शन में देख सकते हैं बी और सी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपने इसी को सही जवाब मानना है, ऑप्शन नंबर बी और सी पर टिक लगा देना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। यह भी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है। पिछले कुछ सालों से सीटेट के द्वारा सीटेट बेस्ड प्रश्न, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो प्रश्न है ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आप में थोड़ी सी समझ है, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो आप सभी प्रश्नों के जवाब बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। बट एग्जाम में हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं। सो देखते हैं इस प्रश्न में ऐसा क्या पूछा जा रहा है। असर्शन में लिखा है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी। यहां पर किसकी बात की जा रही है कि भले ही हमारे संविधान में कानून की नजर में सबको एक बराबर माना जाता है, सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, की लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीयों औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट में यह बात कही जा रही है। फिर इसका जो रीजन दिया गया है, द आइडियल्स सेट आउट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव नॉट बीन फुलफिल्ड, कि अभी तक जो इन्होंने बात कही है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो बताइए आप। ऑप्शन नंबर अगर आप ए को देखते हैं, असर्शन में क्या लिखा हुआ है, असर्शन में लिखा है कि हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के निगाह में, कानून की नजर में सभी सेम है। बट असल जिंदगी में जब अगर हम बात करते हैं तो कुछ भारतीय ऐसे हैं जिनको ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए जो दलित वर्ग के लोग होंगे, या फिर कुछ ऐसी माइनॉरिटीज होंगी जिनके साथ सदियों से अत्याचार किए जाते रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन के फॉर्म में या फिर सरकार के द्वारा कुछ नीतियां बनाई जाती हैं इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि उनको कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। सो ये बात बिल्कुल ठीक है, ए तो सही है, बिल्कुल सही है। दूसरे में इन्होंने बात किया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसके जो आइडियल सेट किए गए थे, आइडियल्स क्या सेट किए गए थे कि हम गरीबी को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, और भी काफी सारे इसमें बातें आ जाती हैं। तो उन चीजों में ये बात कही गई थी, और आज तक हम इन आदर्शों को अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। इसीलिए तो हम इनको रिजर्वेशन वगैरह देते हैं कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। इनको पहले मौका नहीं मिला था, तो अब मौका मिलना चाहिए, अपलिफ्टमेंट हो सके जो लोग पीछे रह गए थे। सो बिल्कुल आपका ए कथन सही है, और आर इसका कारण भी ठीक ठाक बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए को देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है कि जो ए और आर है, जो असर्शन बताई गई थी और जो आर आपको रीजन बताया गया था, वो दोनों क्या है, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, और आर इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है, जो कारण बताया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है। सो आपने एक के साथ चलना है, एक इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें भी सेंटेंस दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में ब्रिटिश इम्पोज्ड हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान खलीफा। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। क्या ये बात सही है? इंडियन मुस्लिम वर कीन दैट द खलीफा वाज नॉट अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस इन द स्टवाइल ओटोमन एम्पायर, कि भारतीय मुसलमान चाहते थे पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन सही है और कौन सी ऑप्शन गलत है? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। ऑप्शन अगर आप बी को देखेंगे तो भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। उनकी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। वो तो चाहते थे, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा पर नियंत्रण
खलीफा का नियंत्रण मुस्लिम स्थानों पर, जो पवित्र मुस्लिम स्थान होंगे उस पर होना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने खलीफा आंदोलन में भाग लिया था जो भारत के मुसलमान थे। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है बट बी गलत है। उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि ए सही है, परंतु आर जो बी है वो गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें नील से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक असर्शन में बात कही गई है कि एज ए इंडिगो ट्रेड ग्रू, कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। रीजन दिया गया है अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ 5 प्रॉफिट्स, न्यूमेरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर्स, कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो आपने बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे इंडिगो का जो व्यापार था, नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील का उत्पादन में निवेश करने लगे। अब इस सेंटेंस में हम समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे फायदा हुआ तो इनका जो इंटरेस्ट था किसमें, इंडिगो को बढ़ाने में, इंडिगो का उत्पादन करने में, नील की खेती का उत्पादन करने में, निवेश करने में वो बढ़ गया। ऑप्शन ए में तो ये बात कही जा रही है। बी में लिखा है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर बहुत सारे जो लोग थे फॉरेन के, वो क्या हुए, वो लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आ गए और बागान मालिक बन गए। तो बिल्कुल ये दोनों बात यहां पर सही लिखी हुई है। लिखा है चौथा ऑप्शन जो आपका देखिए, ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए, आर क्या है, ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। क्योंकि जैसे जैसे उनको फायदा हुआ तो वो भी भारत आकर सोचा उन्होंने कि हमें ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। और इसी के साथ हम वीडियो को करेंगे ख़त्म। वीडियो पसंद आई हो या फिर ना आई हो, आपने सेशन को लाइक जरूर करना है और हमारा हौसला बढ़ाते रहना है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।